नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और सच्ची क्राइम स्टोरी सीरीज में। मैं हूं आपका होस्ट उत्तम कुमार सिंह और आप सुन रहे हैं क्राइम की कहानी, वो भी मेरी जुबानी। तो चलिए बिना देर किए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। ये एक ऐसी सच्ची घटना का दस्तावेज है जिसमें रिश्तों की परतें धीरे धीरे खुलती हैं और हर परत के नीचे एक और गहरा और अधिक खतरनाक सच छिपा मिलता है। ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं, बल्कि उस मानसिकता की है जहां प्यार, वासना, लालच और धोखे की सीमाएं पूरी तरह मिट जाती हैं। सलमान से प्यार होने के बाद संगीता के भीतर कुछ बदलने लगा था। यह बदलाव अचानक नहीं आया था, बल्कि धीरे धीरे उसकी सोच, उसकी प्राथमिकताएं और उसकी आत्मा तक में उतर गया था। स्वप्निल के साथ उसका 7 साल पुराना रिश्ता अब उसे एक बोझ की तरह लगने लगा था, जैसे कोई कांटा जो हर वक्त चुभता रहता है। उसने कई बार खुद को समझाने की कोशिश की थी। बच्चों का ख्याल, परिवार की इज्जत, समाज, सब कुछ उसके सामने था। लेकिन जब मन किसी एक दिशा में पूरी तरह झुक जाए तो बाकी सारी आवाजें धीरे धीरे दबने लगती है। और एक दिन उसने सलमान से वो बात कह दी जिसने इस कहानी को अपराध की दिशा में धकेल दिया। महाराष्ट्र का रायगढ़ जिला, मुंबई से सटा हुआ लेकिन अपनी अलग पहचान लिए, इसी जिले की पनवेल तहसील के गांव न्हावा शेवा में समुद्र की खामोश लहरों के बीच एक साधारण सा घर था, नामदेव पाटिल का। समुद्र के किनारे बसे इस गांव की सुबह जहाजों के सायरन से शुरू होती थी। दूर दूर तक फैले पानी में बड़े बड़े मालवाहक जहाज आते जाते रहते थे। गांव के लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त रहते, लेकिन उस घर के भीतर एक ऐसी कहानी पल रही थी जो जल्द ही पूरे इलाके को हिला देने वाली थी। नामदेव पाटिल उम्र के उस पड़ाव पर थे जहां जीवन का ज्यादातर हिस्सा पीछे छूट चुका होता है। उनकी पत्नी का देहांत हो चुका था। अब उनका सहारा था उनका बेटा स्वप्निल। 28 वर्षीय स्वप्निल पाटिल, सीधा सादा, मेहनती और अपने परिवार के प्रति पूरी तरह समर्पित। साल 2008 में उसकी शादी नेरुल, नवी मुंबई की रहने वाली संगीता गायकवाड़ से हुई थी। संगीता सुंदर थी, आकर्षक थी और अपने व्यक्तित्व में एक अलग ही चमक लिए हुए थी। शादी के शुरुआती सालों में दोनों के बीच सब कुछ सामान्य था, बल्कि कहे तो खुशहाल था। 2 बच्चे, अक्षरा और जिविक, उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी थे। घर में बच्चों की हंसी गूंजती रहती थी। स्वप्निल का जीवन व्यवस्थित था। सुबह वह अपनी मोटरसाइकिल से उरण स्थित ओएनजीसी के ऑफिस के लिए निकल जाता। उसका काम भले ही अस्थायी था, लेकिन उससे इतना मिल जाता था कि घर का खर्च आराम से चल सके। शाम को वह थका हुआ घर लौटता, लेकिन जैसे ही बच्चे उसे देखते उसकी थकान जैसे गायब हो जाती। संगीता का दिन भी तयशुदा था। सुबह पति के लिए नाश्ता बनाना, बच्चों को स्कूल भेजना, घर के काम संभालना, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन यह ठीक धीरे धीरे बदलने लगा था। संगीता के भीतर एक बेचैनी घर करने लगी थी। वो अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसकी आंखों में अब कुछ और था, कुछ ऐसा जो उसे अपने वर्तमान से दूर खींच रहा था। वो अपने आप को आईने में देखती और सोचती, क्या यही जिंदगी है? क्या यही सब है? और फिर एक चेहरा उसके सामने आ जाता, सलमान का। 1 दिसंबर 2015 की सुबह, नवी मुंबई का नेरुल इलाका अभी पूरी तरह जागा नहीं था। सड़कों पर हलचल शुरू हो रही थी। उसी समय कांस्टेबल कांकड़ अपनी नियमित गश्त खत्म कर थाने लौट रहे थे। तभी वायरलेस पर एक सूचना आई। सेक्टर 14 रामलीला मैदान के पास एक युवक गंभीर रूप से घायल पड़ा है। आवाज में अर्जेंसी थी। कांकड़ तुरंत दिशा बदलते हुए घटनास्थल की ओर बढ़े। रामलीला मैदान, सुबह की हल्की धूप, लेकिन वहां का माहौल भारी था। कुछ लोग इकट्ठा हो चुके थे। भीड़ में हलचल थी, फुसफुसाहट थी और डर भी। जैसे ही कांकड़ वहां पहुंचे, उन्होंने भीड़ को हटाया और फिर जो दृश्य सामने था उसने उन्हें एक पल के लिए रोक दिया। एक युवक जमीन पर पड़ा था। उसका सिर बुरी तरह जख्मी था। खून बहकर आसपास फैल चुका था। पास ही एक बड़ा पत्थर पड़ा था जिस पर ताजा खून लगा हुआ था। यह कोई साधारण हादसा नहीं था, यह हमला था, बेहद क्रूर हमला। कांकड़ झुके, ध्यान से देखा। युवक अभी जिंदा था। उसकी सांसें धीमी थी,
लेकिन चल रही थी। जल्दी उठाओ इसे, उन्होंने आसपास खड़े लोगों से कहा। बिना वक्त गवाए उसे डीवाई पाटिल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन किस्मत शायद उसके साथ नहीं थी। डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। एक अनजान युवक जिसकी मौत अभी अभी हुई थी और जिसकी कहानी अब शुरू होने वाली थी। जब यह खबर नेरुल थाने पहुंची तो वरिष्ठ पुलिस इंस्पेक्टर संगीता शिंदे अल्फासो ने तुरंत मामले की गंभीरता को समझा। वो अपनी टीम के साथ अस्पताल पहुंची। अनुभव ने उन्हें सिखाया था कि हर छोटी चीज मायने रखती है। उन्होंने सबसे पहले डॉक्टरों से जानकारी ली, फिर मृतक के कपड़ों की तलाशी शुरू करवाई। जेब से कुछ कागजात निकले, एक पहचान पत्र और एक विजिटिंग कार्ड। पहचान पत्र ने पहली कड़ी दी, नाम स्वप्निल पाटिल, पता भी दर्ज था। अब ये एक अज्ञात शव नहीं रहा था, ये एक व्यक्ति था, एक पहचान के साथ, एक परिवार के साथ। विजिटिंग कार्ड पर एक नंबर लिखा था। फोन किया गया। दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो, क्या आप जितेंद्र महात्रे बोल रहे हैं? हाँ। कौन? आपका एक रिश्तेदार स्वप्निल पाटिल, उसे अस्पताल लाया गया है। फोन के उस पार कुछ सेकंड की खामोशी छा गई। थोड़ी ही देर में जितेंद्र महात्रे और सत्यवान पाटिल अस्पताल पहुंचे। जैसे ही उन्होंने शव देखा, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये कैसे? जितेंद्र की आवाज कांप रही थी। कुछ ही समय में स्वप्निल का पूरा परिवार वहां पहुंच गया। संगीता, बच्चे, बुजुर्ग, पिता। अस्पताल का माहौल चीखों से भर गया। एक परिवार टूट चुका था, लेकिन असली कहानी अभी शुरू हुई थी। पोस्टमार्टम के लिए शव भेजा गया और पुलिस ने जांच की दिशा पकड़ ली। थाने में बैठकर जब पूछताछ शुरू हुई तो एक नाम सामने आया, महेश ठाकुर। जितेंद्र ने बताया, कुछ साल पहले इसका संगीता के साथ चक्कर था। स्वप्निल को पता चला तो बहुत झगड़ा हुआ था। सब कुछ इस बात का संकेत दे रहा था कि मामला साधारण नहीं है। महेश ठाकुर और संगीता दोनों को अलग अलग कमरों में बैठाया गया था। इंस्पेक्टर संगीता शिंदे अल्फासो ने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए एक लंबी सांस ली। उनके सामने केस की शुरुआती कड़ियां थी, लेकिन अनुभव कह रहा था कि असली कहानी अभी सामने नहीं आई है। सबसे पहले महेश ठाकुर से पूछताछ शुरू हुई। महेश का चेहरा थोड़ा घबराया हुआ जरूर था, लेकिन उसकी आंखों में वो बेचैनी नहीं थी जो किसी अपराधी में होती है। तुम्हारा और संगीता का क्या संबंध था? इंस्पेक्टर शिंदे ने सीधा सवाल किया। महेश ने नजरें झुका ली। पहले कुछ था मैडम, लेकिन बहुत पुरानी बात है। शादी के बाद सब खत्म हो गया था। स्वप्निल से झगड़ा हुआ था तुम्हारा? हाँ, हुआ था, लेकिन उसके बाद मैंने कभी उनसे कोई संपर्क नहीं रखा। उसकी आवाज में सच्चाई झलक रही थी। सवाल जवाब का सिलसिला कुछ देर और चला, लेकिन हर जवाब एक ही दिशा में इशारा कर रहा था। महेश इस हत्या में शामिल नहीं था। अब बारी थी संगीता की। उसे जब पूछताछ कक्ष में लाया गया तो उसके चेहरे पर दुख और थकान का मिलाजुला भाव था। आंखें लाल थी, जैसे बहुत रोई हो, या शायद पूरी रात सोई न हो। लेकिन इंस्पेक्टर शिंदे की नजरें भावनाओं से ज्यादा सच्चाई खोज रही थी। तुम्हारे पति की हत्या हुई है, उन्होंने धीमी लेकिन ठोस आवाज में कहा, और हमें सच्चाई चाहिए। संगीता ने सिर झुका लिया। मुझे कुछ नहीं पता मैडम। यह जवाब बहुत जल्दी आया था, और शायद यही बात शक को गहरा कर रही थी। इंस्पेक्टर ने थोड़ी सख्ती दिखाई। देखो संगीता, अगर तुम सच बताओगी तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, नहीं तो। वाक्य अधूरा छोड़ दिया गया, लेकिन उसका असर साफ दिखा। संगीता की सांसें तेज हो गई। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद उसने धीमे स्वर में कहा, कल रात स्वप्निल अपने दोस्त सलमान के साथ था। शराब पी रहा था। कमरे में एक पल को सन्नाटा छा गया। इंस्पेक्टर शिंदे की नजरें तेज हो गई। कौन सलमान? यही वह नाम था जिसने केस की दिशा बदल दी। पुलिस ने तुरंत सलमान के बारे में जानकारी जुटानी शुरू कर दी। उसका मोबाइल नंबर ट्रेस किया गया, रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकलवाया गया। पता मिला, कराड़, जिला सतारा। अब यह साफ हो चुका था कि यह हत्या किसी बाहरी व्यक्ति से जुड़ी है। 4 दिसंबर 2015 सुबह की हल्की ठंडक में
पुलिस की एक टीम कराड़ की ओर रवाना हुई। सब इंस्पेक्टर नितिन शिंदे इस टीम का नेतृत्व कर रहे थे। कराड़ पहुंचने के बाद उन्होंने सीधे उस जगह का रुख किया जहां सलमान के होने की सूचना मिली थी, सरगम लॉज। सरगम लॉज एक साधारण सी इमारत जहां अक्सर बाहर से आए लोग ठहरते थे, लेकिन उस दिन यह जगह एक अपराध की सच्चाई छुपाए बैठी थी। पुलिस ने बिना समय गवाए छापा मारा। कमरे का दरवाजा खुला और सामने थे सलमान शेख और उसका साथी शाहिद सुतार। दोनों के चेहरों पर एक पल के लिए डर की झलक उभरी, लेकिन अगले ही पल उन्होंने खुद को संभाल लिया। पुलिस, नितिन शिंदे की आवाज गूंजी। दोनों को तुरंत हिरासत में ले लिया गया। जब उन्हें मुंबई लाया गया तो इंस्पेक्टर संगीता शिंदे अल्फासो ने खुद उनसे पूछताछ शुरू की। सलमान सामने बैठा था, चेहरा शांत लेकिन आंखों में हल्की बेचैनी। स्वप्निल पाटिल को जानते हो? इंस्पेक्टर ने पूछा। हाँ, दोस्त था, सलमान ने जवाब दिया। उसकी हत्या हुई है। मुझे नहीं पता मैडम। उसकी आवाज में एक अजीब सी स्थिरता थी। पूछताछ का दौर लंबा चला। हर सवाल के जवाब में वही, मुझे नहीं पता। शाहिद भी वही दोहरा रहा था। दोनों जैसे एक ही स्क्रिप्ट पर काम कर रहे थे। इंस्पेक्टर शिंदे ने समझ लिया कि सीधे तरीके से सच्चाई नहीं निकलेगी। दोनों को जांच टीम के हवाले कर दिया गया। पूछताछ अब और गहरी होनी थी। कुछ समय बाद दोनों को अदालत में पेश कर रिमांड लिया गया। अब पुलिस के पास समय भी था और दबाव बनाने का अधिकार भी। पूछताछ के दौरान एक रणनीति अपनाई गई। सलमान और शाहिद को बताया गया, संगीता सब कुछ बता चुकी है। ये एक दाव था, मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का, और ये दाव काम कर गया। सलमान के चेहरे की शांति पहली बार टूटी। उसने नजरें चुराई। शाहिद ने होंठ भींच लिए। दोनों के बीच एक खामोश संवाद हुआ, जैसे अब छुपाने का कोई मतलब नहीं रहा। कुछ ही देर में सच बाहर आने लगा। एक ऐसा सच जो सिर्फ हत्या का नहीं था, बल्कि एक ऐसे रिश्ते का था जिसने 3 जिंदगियों को तबाह कर दिया। सलमान शेख, 21 साल का युवक, कराड़ के साई बाबा नगर में रहने वाला। एक बड़ा परिवार, दादा दादी, मां, भाई बहन और पत्नी कश्मीरा। घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। पिता का दूध का अच्छा खासा कारोबार था। सलमान परिवार का बड़ा बेटा था। लाड प्यार में पला बढ़ा। पढ़ाई में उसका मन कभी नहीं लगा। 8वीं के बाद ही स्कूल छोड़ दिया। जवान होते ही शादी कर दी गई कश्मीरा से, लेकिन जिम्मेदारियों ने उसे सुधारा नहीं, बल्कि वो अपनी ही दुनिया में जीता रहा। शराब और औरतें, ये उसकी कमजोरियां थी। जब तक पत्नी साथ रहती वह थोड़ा संभल जाता, लेकिन जैसे ही वह दूर होती सलमान की दुनिया बदल जाती। उसके ठिकाने होते होटल, लॉज और नई नई औरतें। और फिर एक दिन उसकी मुलाकात हुई संगीता से। यह मुलाकात एक संयोग थी, लेकिन वही संयोग इस कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ बनने वाला था। कराड़ का वही सरगम लॉज जहां से पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। यही पहली बार उसने संगीता को देखा था। स्वप्निल और संगीता पिकनिक मनाने कराड़ आए थे। सलमान भी वही ठहरा हुआ था। उसकी पत्नी उस समय मायके में थी, गर्भवती, और सलमान अपने पुराने शौक पूरे करने में लगा था। जैसे ही उसकी नजर संगीता पर पड़ी, वो ठहर गया। 2 बच्चों की मां होने के बावजूद संगीता का आकर्षण कम नहीं हुआ था। उसकी खूबसूरती, उसकी अदाएं, सब कुछ सलमान को अपनी ओर खींच रहा था। लेकिन वह जानता था सीधे संगीता तक पहुंचना आसान नहीं है। इसलिए उसने एक रास्ता चुना, स्वप्निल। पहली मुलाकात के बाद ही सलमान ने स्थिति को भांप लिया था। उसे समझ आ गया था कि अगर संगीता तक पहुंचना है तो पहले स्वप्निल का भरोसा जीतना होगा, और यह उसके लिए मुश्किल नहीं था। शराब, यह एक ऐसा जरिया था जो अनजान लोगों को भी कुछ ही समय में दोस्त बना देता है। सलमान ने वही किया। एक शाम लॉज के कमरे के बाहर बैठकर उसने स्वप्निल से बात शुरू की। भाई, अकेले बैठे हो, एक पेग हो जाए, उसने मुस्कुराते हुए कहा। स्वप्निल ने पहले थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर मान गया। 2 गिलास, फिर 3, फिर 4। बातें शुरू हुई,
पहले सामान्य, फिर थोड़ी निजी। कुछ ही देर में दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बन गया, हम प्याला बनने का रिश्ता। संगीता उस पूरे समय उन्हें देख रही थी। उसकी नजरें कभी कभी सलमान पर टिक जाती। सलमान की आंखों में एक अलग ही आत्मविश्वास था, एक बेतकल्लुफी जो स्वप्निल में नहीं थी, और शायद यही चीज संगीता को आकर्षित कर रही थी। अगले दिन सलमान ने अपना दूसरा दाव चला। मैं यहां का लोकल हूं, अगर आप लोग चाहें तो मैं आपको कराड़ घुमा सकता हूं, उसने प्रस्ताव रखा। स्वप्निल ने खुशी खुशी हामी भर दी। पूरा दिन तीनों साथ रहे, घूमना, हंसना, खाना और बीच बीच में शराब। सलमान हर मौके पर खुद को मददगार, खुशमिजाज और भरोसेमंद साबित कर रहा था। स्वप्निल को वो अच्छा लगने लगा, और संगीता, वो अब सिर्फ देख नहीं रही थी, महसूस भी कर रही थी। कराड़ से लौटने का दिन आया। स्टेशन पर विदाई के समय स्वप्निल और सलमान गले मिले जैसे पुराने दोस्त हो। मोबाइल नंबर पहले ही एक्सचेंज हो चुके थे, लेकिन असली खेल अभी शुरू होना था। कुछ दिनों बाद एक दोपहर, जब स्वप्निल ड्यूटी पर था, संगीता का फोन बजा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर था। हेलो, पहचाना। दूसरी तरफ से आवाज आई। संगीता कुछ पल के लिए चुप रही। सलमान, वाह, इतनी जल्दी भूल भी नहीं गई। उसकी आवाज में हल्की शरारत थी। उस दिन की बातचीत छोटी थी, लेकिन वही शुरुआत थी। इसके बाद कॉल्स का सिलसिला शुरू हो गया। सलमान जानता था कि कब फोन करना है, जब स्वप्निल घर पर ना हो। धीरे धीरे बातचीत लंबी होने लगी। पहले हल्की फुल्की बातें, फिर निजी बातें, फिर भावनाएं। संगीता के भीतर जो खालीपन था वो भरने लगा। सलमान उसे वह ध्यान दे रहा था जो शायद उसे अपने घर में महसूस नहीं होता था। दिन बीतते गए और दोनों के बीच की दूरी घटती गई। अब यह सिर्फ बातचीत नहीं रही थी, ये एक रिश्ता बन चुका था, खतरनाक लेकिन बेहद आकर्षक। सलमान अक्सर उसे कराड़ आने के लिए कहता, एक बार आओ, सब इंतजाम मैं कर लूंगा। संगीता हर बार मना कर देती, लेकिन हर बार उसका मन थोड़ा और डगमगाता। फिर एक दिन वो मान गई। बहाना था मायके जाने का, लेकिन असली मंजिल थी कराड़। उस दिन जब वो सलमान के सामने खड़ी थी, तो दोनों के बीच कोई औपचारिकता नहीं बची थी। जो बातें फोन पर अधूरी रह जाती थी, अब आंखों में पूरी हो रही थी। उनका रिश्ता अब एक नई सीमा पार कर चुका था। अनैतिक, लेकिन उनके लिए सच्चा। जब संगीता वापस लौटी, तो वो पहले जैसी नहीं थी। अब उसका मन घर में नहीं लगता था। बच्चों की आवाजें, ससुर की बातें, सब उसे बोझ लगने लगा था। स्वप्निल जो कभी उसका सब कुछ था, अब उसे साधारण लगने लगा था। वो मन ही मन तुलना करती, और हर बार सलमान जीत जाता। इधर स्वप्निल, वो सब कुछ सामान्य समझ रहा था। उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी धीरे धीरे उसकी मुट्ठी से फिसल रही है। संगीता का व्यवहार बदलने लगा था। वो चिड़चिड़ी हो गई थी। छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होने लगा। तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है, वो अक्सर कहती। स्वप्निल हैरान रहता, अरे क्या हुआ? सब तो ठीक है। लेकिन कुछ भी ठीक नहीं था। झगड़े बढ़ते गए और एक दिन वह मायके चली गई। नेरुल में उसकी मां श्वेता गायकवाड़ रहती थी। वहां पहुंचकर संगीता को जैसे खुली हवा मिल गई। श्वेता ने उसे रोका नहीं, टोका टाकी नहीं की, बल्कि उसे पूरी आजादी दी। और यही आजादी इस कहानी को और खतरनाक दिशा में ले गई। अब संगीता जब भी मायके आती, वो कराड़ चली जाती। सलमान हर बार उसका इंतजाम करता, रहना, खाना, घूमना, और जाते वक्त पैसे भी देता, 5-10 हजार। ये रिश्ता अब सिर्फ भावनात्मक नहीं रहा था, इसमें लालच भी जुड़ गया था। धीरे धीरे संगीता पूरी तरह बदल चुकी थी। अब उसकी दुनिया में सिर्फ एक नाम था, सलमान। कराड़ से लौटने के बाद घर का माहौल कुछ दिनों तक सामान्य रहा, लेकिन यह सामान्यता केवल ऊपर से थी। भीतर ही भीतर संगीता और श्वेता के बीच कई ऐसी बातें हो चुकी थी जिन्होंने इस रिश्ते की दिशा तय कर दी थी। सलमान ने श्वेता के सामने जो तस्वीर पेश की थी, वो एकतरफा थी,
और खतरनाक भी। स्वप्निल शराबी है, संगीता को मारता है, कभी भी कुछ भी कर सकता है। ये शब्द बार बार श्वेता के मन में गूंज रहे थे। सच्चाई चाहे जो भी रही हो, लेकिन जब किसी बात को बार बार दोहराया जाए तो वह सच जैसी लगने लगती है। धीरे धीरे श्वेता का नजरिया बदलने लगा। अब उसे अपनी बेटी का घर नहीं बल्कि उसकी मुक्ति ज्यादा जरूरी लगने लगी थी। और इसी सोच ने एक दिन एक खतरनाक योजना का रूप ले लिया। एक रात नेरुल के उस घर में जहां आमतौर पर मां बेटी की साधारण बातें होती थी, उस दिन माहौल अलग था। कमरे में हल्की रोशनी थी। संगीता खिड़की के पास खड़ी थी, आंखें कहीं दूर टिकी हुई। श्वेता ने धीमे स्वर में पूछा, क्या सोच रही हो? संगीता ने बिना उसकी ओर देखे कहा, इस जिंदगी से निकलने का रास्ता। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर श्वेता ने जो कहा वो इस कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ था। रास्ता निकालना पड़ेगा। उस रात जो बातें हुई, उन्होंने एक परिवार की नींव हिला दी। अब यह सिर्फ एक अफेयर नहीं था, ये एक साजिश बन चुकी थी। कुछ दिनों बाद सलमान के घर खुशियों का माहौल था। उसके यहां बेटा हुआ था। इस खुशी के मौके पर उसने स्वप्निल, संगीता और श्वेता तीनों को बुलाया। तीनों कराड़ पहुंचे। बाहर से सब कुछ सामान्य लग रहा था, जैसे एक दोस्त ने दूसरे को खुशी में बुलाया हो। लेकिन इस मुलाकात के पीछे एक और मकसद था। मौका मिलते ही सलमान ने श्वेता के कान भरने शुरू कर दिए। उसने अपने शब्दों को इस तरह पेश किया कि वह एक चिंतित दोस्त लगे। आंटी, मैं सच कह रहा हूं, स्वप्निल ठीक आदमी नहीं है। वह संगीता को बहुत परेशान करता है। अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो किसी दिन वह उसे मार देगा। श्वेता चुपचाप सुनती रही। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। सलमान ने देखा उसकी बात असर कर रही है, और यही वह चाहता था। कराड़ से लौटते समय तक श्वेता पूरी तरह उस सोच में डूब चुकी थी जो सलमान ने उसके मन में बो दी थी। अब उसे अपनी बेटी का भविष्य बचाने के लिए कुछ कठोर कदम उठाना जरूरी लगने लगा था। नेरुल लौटने के बाद संगीता और श्वेता ने मिलकर एक योजना बनाई। एक ऐसी योजना जिसमें एक इंसान की जान लेने का फैसला शामिल था। योजना के अनुसार संगीता को सामान्य व्यवहार करना था। वो वापस अपने घर चली गई। स्वप्निल को कुछ भी शक नहीं होना चाहिए था। उधर सलमान से उसकी बातें पहले की तरह चलती रहीं, लेकिन अब उन बातों में एक नया तत्व जुड़ गया था। योजना। एक दिन फोन पर बातचीत के दौरान संगीता ने अचानक कहा, तुम खुद को मर्द कहते हो। सलमान चौंका। क्यों? क्या हुआ? संगीता की आवाज ठंडी थी। अगर तुम सच में मर्द हो तो हमारे बीच जो कांटा है उसे निकाल कर दिखाओ। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर उसने जोड़ा, उसके बाद ही हम साथ जी सकते हैं। यह कोई साधारण बात नहीं थी। ये एक चुनौती थी, एक उकसावा और एक संकेत भी। सलमान के लिए ये शब्द किसी आदेश से कम नहीं थे। उसके भीतर का अहंकार, उसका जुनून, सब एक साथ जाग उठे। उसने उसी पल तय कर लिया, अब स्वप्निल को रास्ते से हटाना ही होगा। लेकिन यह काम अकेले करना संभव नहीं था। उसे मदद चाहिए थी। उसने अपने दो पुराने दोस्तों से संपर्क किया, शाहिद सुतार और मल्हारी उर्फ मल्या उर्फ हनुमंत गंजुले। तीनों एक जगह बैठे। सलमान ने पूरी कहानी बताई, अपने और संगीता के रिश्ते की और उस कांटे की जिसे हटाना जरूरी था। फिर उसने एक और बात कही, काम हो जाने के बाद 60,000 रुपए मिलेंगे। दोस्ती और पैसे का लालच, दोनों ने मिलकर काम कर दिया। शाहिद और मल्हारी तैयार हो गए। अब बारी थी योजना बनाने की। तीनों ने मिलकर हर छोटी बड़ी बात पर विचार किया। कहां, कब, कैसे, सब कुछ तय किया गया। आखिरकार एक फुलप्रूफ प्लान तैयार हो गया। घटना से एक दिन पहले सलमान ने स्वप्निल को फोन किया। आवाज में वही पुरानी दोस्ती थी। भाई, मैं नेरुल आ रहा हूं, मिलते हैं। स्वप्निल खुश हो गया। उसे क्या पता था कि वह जिस दोस्त से मिलने जा रहा है वही उसकी मौत की वजह बनने वाला है। योजना के अनुसार सलमान और उसके दोस्त कराड़ से निकले। बस से कोल्हापुर नाका पहुंचे। फिर वहां से दूसरी बस पकड़कर सुबह करीब 4:30 बजे नेरुल पहुंच गए।
नेरुल पहुंचते ही सलमान ने संगीता को मैसेज किया, हम पहुंच गए हैं। अब सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था। सलमान और उसके दोनों साथी शाहिद और मल्हारी नेरुल स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बैठे थे। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उनके भीतर एक अलग ही गर्मी थी। बेचैनी, डर और उत्साह का मिलाजुला एहसास। सलमान बार बार अपना मोबाइल देख रहा था। फोन क्यों नहीं उठा रहा, उसने धीरे से कहा। उसने फिर कॉल मिलाया, लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं मिला। समय जैसे थम गया था। आखिरकार कुछ देर बाद उन्होंने तय किया कि वे श्वेता के घर जाएंगे। श्वेता ने दरवाजा खोला तो सामने तीनों को देखकर एक पल के लिए चौंकी, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। आ गए तुम लोग। उसकी आवाज धीमी थी। घर के भीतर हल्की खामोशी थी। उस खामोशी में एक अनकहा तनाव था। तीनों अंदर आए। सलमान ने धीरे धीरे पूरी योजना एक बार फिर श्वेता के सामने दोहराई, जैसे वो खुद को भी आश्वस्त कर रहा हो। श्वेता ने ध्यान से सब सुना। कुछ क्षण के लिए उसने आंखें बंद कर ली, जैसे वह इस फैसले की गंभीरता को महसूस कर रही हो। फिर उसने कहा, अब यहां मत रुको, किसी को शक हो जाएगा। उसकी आवाज में डर था, लेकिन अब पीछे हटने का कोई संकेत नहीं था। तीनों वहां से निकलकर फिर नेरुल स्टेशन पहुंचे। समय बीत रहा था। करीब 1 घंटे बाद आखिरकार सलमान का फोन बजा। स्क्रीन पर नाम था स्वप्निल। हेलो भाई, सॉरी यार, देर हो गई। दूसरी तरफ से आवाज आई, कोई बात नहीं, हम स्टेशन पर हैं। सलमान ने सहजता से जवाब दिया। कुछ ही देर में स्वप्निल वहां पहुंच गया। चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान, वही अपनापन। उसे क्या पता था कि जिन लोगों से वो मिलने आया है, वही उसकी आखिरी मुलाकात होगी। तीनों को देखकर उसने कहा, अरे ये कौन है? सलमान ने हंसते हुए जवाब दिया, अपने ही हैं, दोस्त हैं। योजना के अनुसार तीनों उसकी मोटरसाइकिल पर बैठ गए। सलमान ने कैजुअली कहा, यार यहां की पहाड़ियां दिखाओ ना। स्वप्निल ने बिना कुछ सोचे हामी भर दी। वे लोग नेरुल की पहाड़ियों की ओर निकल पड़े। ऊपर पहुंचकर चारों इधर उधर घूमते रहे, लेकिन दिन का उजाला उनके लिए खतरा था। चारों तरफ लोग थे, कोई भी देख सकता था। सलमान ने एक नजर अपने साथियों पर डाली, अभी नहीं। कुछ देर बाद वे वापस स्टेशन लौट आए। शाहिद और मल्हारी को वहीं रुकने को कहा गया। स्वप्निल और सलमान उसके घर की ओर निकल गए। घर के अंदर सब कुछ सामान्य लग रहा था। नामदेव पाटिल अपने कमरे में सो रहे थे। संगीता ने दरवाजा खोला। उसकी नजर एक पल के लिए सलमान से मिली, फिर तुरंत झुक गई। उस नजर में एक अजीब सा भाव था, जैसे वो सब कुछ जानती हो और फिर भी कुछ नहीं जानती। उसने दोनों के लिए दाल चावल परोसे। स्वप्निल सामान्य तरीके से खा रहा था। सलमान हर निवाले के साथ अपने अगले कदम के बारे में सोच रहा था। करीब 12 बजे दोनों घर से निकले। अब योजना का अगला चरण शुरू होना था। वे पाम बीच तालाब पहुंचे। वहां बच्चे खेल रहे थे, कुछ लोग बैठे थे। माहौल हल्का था, बिल्कुल सामान्य। दोनों किनारे बैठ गए। पुरानी बातें होने लगी, हंसी मजाक। लेकिन इस हंसी के पीछे एक साजिश छिपी थी। कुछ देर बाद स्वप्निल ने कहा, यार बियर पीने का मन कर रहा है। सलमान के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, अभी लाता हूं। वो एक बोतल बियर लेकर आया। स्वप्निल ने वहीं बैठकर उसे खत्म कर दिया, लेकिन यह काफी नहीं था। उसे अभी और चाहिए था। दोनों वापस स्टेशन पहुंचे। शाहिद और मल्हारी वहीं इंतजार कर रहे थे। अब चारों साथ थे। स्वप्निल ने अपनी मोटरसाइकिल पार्किंग में खड़ी कर दी। फिर चारों ने लोकल ट्रेन पकड़ी और वाशी पहुंचे। वहां से ऑटो लेकर सागर विहार बार गए। बार के अंदर हल्की रोशनी थी। शराब के गिलास टकरा रहे थे। स्वप्निल ने बियर मंगवाई, एक, फिर दूसरी। लेकिन सलमान जानता था यह काफी नहीं है। वह चाहता था कि स्वप्निल पूरी तरह नशे में हो जाए, ताकि उसे खत्म करना आसान हो। इसलिए वे वाशी मॉल गए। वहां से उन्होंने बियर और शराब खरीदी। अब रात गहराने लगी थी। चारों फिर नेरुल लौट आए। अगला ठिकाना था सेक्टर 14 का रामलीला मैदान। मैदान लगभग सुनसान था।
दूर कहीं हल्की रोशनी थी, लेकिन उस जगह पर अंधेरा और सन्नाटा था। यही वह जगह थी जहां इस कहानी का अंत लिखा जाना था। चारों बैठ गए, शराब की बोतलें खुली, गिलास भरे गए, हंसी मजाक फिर शुरू हुआ। स्वप्निल अब नशे में था, उसकी चेतना धीमी हो रही थी। सलमान लगातार उसे बातों में उलझाए रखे हुए था। और तभी मौका देखकर मल्हारी उठा। जरा आता हूं, उसने कहा। कुछ कदम दूर जाकर उसने एक बड़ा पत्थर उठाया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन लालच और दोस्ती दोनों ने उसे मजबूती दी। वो धीरे धीरे पीछे से आया और अचानक धड़ाम, पत्थर पूरी ताकत से स्वप्निल के सिर पर पड़ा। स्वप्निल एक पल के लिए चीखा, फिर गिर पड़ा। इसके बाद जैसे तीनों पर पागलपन सवार हो गया। शाहिद, सलमान, सबने बारी बारी से पत्थर उठाकर उसके सिर पर मारे। कुछ ही मिनटों में सब खत्म हो चुका था। स्वप्निल अब हिल नहीं रहा था, खून जमीन पर फैल चुका था। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरे पर डर था, लेकिन एक अजीब सा सुकून भी। चलो जल्दी, वे वहां से भागे। स्वप्निल की मोटरसाइकिल लेकर स्टेशन पहुंचे, उसे वहीं छोड़ दिया। फिर ट्रेन से सीवीडी बेलापुर पहुंचे। वहां उन्होंने अपने खून से सने कपड़े बदले। इसके बाद सब अपने अपने रास्ते चले गए, लेकिन सच ज्यादा देर छुपा नहीं रह सकता था। पुलिस ने एक एक कर सभी को गिरफ्तार किया। सलमान शेख, शाहिद सुतार, मल्हारी उर्फ मल्या संगीता और उसकी मां श्वेता। पूछताछ में जो सच सामने आया वो सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं थी, वो एक ऐसे रिश्ते की कहानी थी जिसने इंसानियत की हर सीमा पार कर दी थी। भादवी की धारा 302 और 120 बी के तहत केस दर्ज किया गया। सभी को अदालत में पेश किया गया और फिर जेल भेज दिया गया। एक साधारण सा परिवार, एक खुशहाल जिंदगी और एक खतरनाक मोह, इन सब ने मिलकर एक ऐसी कहानी लिखी जिसका अंत सिर्फ खून से हो सकता था। यह कहानी खत्म हो चुकी थी, लेकिन इसके सवाल आज भी जिंदा है। क्या प्यार इतना अंधा हो सकता है? क्या एक इंसान अपने ही परिवार को भूल सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एक कांटा निकालने के लिए किसी की जिंदगी खत्म करना सही हो सकता है? दोस्तों, अगर आपको आज की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आगे भी ऐसी ही सच्ची क्राइम की कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।